नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर। कल राहुल नार्वेकर ने एक बयान दिया। राहुल नार्वेकर का बयान था कि बहुत जल्दी ही 54 अयोग्य ठहराने वाली जो याचिका है उस पे मैं क्रांतिकारी फैसला देने वाला हूं। क्रांतिकारी शब्द उन्होंने ही यूज किया। इसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल चल रहा है। टीवी या मेन स्ट्रीम मीडिया में कितना डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है, वहां से जो लोकल की खबर आ रही है, जो मुंबई से खबर आ रही है, वो ये खबर आ रही है कि इसको लेकर के सिंधे गुट में बेचैनी है। खैर, सिंधे गुट में बेचैनी की खबर तो तब से ही आ रही है जब से अजीत पवार इस सरकार में शामिल हुए। अजीत पवार ने एक बात और कही कि बहुत हो चुका उप मुख्यमंत्री, अब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। इसको लेकर के राजनीतिक पंडित, पॉलिटिकल पंडित और अन्य सारे लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगाने लगे कि ऐसा हो सकता है कि सिंधे की छुट्टी हो जाए और अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाए, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने रहे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया कल। संभवतः परसों रात में उन्होंने शायद दिया था, कल से यह मामला चल रहा है। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है 54 विधायकों को, 40 सिंधे गुट के और 14 उद्धव गुट के, और एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनकी अयोग्यता पे फैसला होना है। लेकिन उससे पहले 15 अन्य विधायकों के अयोग्यता पे भी फैसला होना है, क्योंकि अयोग्यता की 2 याचिकाएं पड़ी हुई हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें इन सब सारी बातें लिखी रहेगी, लेकिन न्यूज वाले भी कंफ्यूज हैं। वो ऐसा लिख देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूं कि उस समय जो शिवसेना जब स्प्लिट नहीं हुई थी, विभाजन नहीं हुआ था, एक विप जारी किया गया था। उस विप जारी करने के बाद उसमें 15 एमएलए नहीं पहुंचे थे। उनको अयोग्य ठहराने को लेकर के महाराष्ट्र की विधानसभा में एक याचिका पड़ी थी। एक सुनील प्रभु करके सचेतक थे, उनकी याचिका थी कि इन 15 को अयोग्य ठहराया जाए। उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। उस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष थे या स्पीकर जो थे, तब तक तो गुजरात भाग गए इनके विधायक शिवसेना के, और उसके बाद फिर आसाम चले गए, गुवाहाटी चले गए, फिर ये सब नाच नौटंकी शुरू हो गई। ये सब के बारे में आपको पता ही है। फिर से 40 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका पड़ी विधानसभा में, विधानसभा स्पीकर के पास। जैसे ही वो याचिका पड़ी, दूसरी तरफ से उद्धव गुट में जो विधायक रह गए थे उनको भी अयोग्य ठहराने के लिए सिंधे गुट की तरफ से याचिका पड़ी। तो अयोग्य ठहराने की कुल 3 याचिकाएं हैं विधानसभा स्पीकर के पास, और अभी तक फैसला उस पर नहीं हुआ है। जब उस पर फैसला नहीं हुआ तो 2 याचिकाओं को लेकर के उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा, आप लोगों को पता ही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि जो मुख्य सचेतक सुनील प्रभु थे वो उस समय थे मुख्य सचेतक, लेकिन इन लोगों का एक ये भी था कि विकास आघाड़ी की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की, उसको बहाल किया जाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को बहाल नहीं कर सकते हैं, और राज्यपाल और किस पे टिप्पणी भी की थी। लेकिन उधर सिंधे गुट जो है वो चुनाव आयोग के पास भी गया हुआ था। उद्धव गुट भी चुनाव आयोग के पास गया, सिंबल के लिए और पार्टी के नाम के लिए। तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट दोनों तरफ से पेश किया गया, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे चुनाव आयोग ने निर्णय दिया कि सिंधे गुट के पास बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम सिंधे गुट को दिया जाता है। इसको लेकर के उद्धव गुट की तरफ से दुनिया भर के आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग मिला हुआ है तो ऐसे है तो वैसे है, फलाना है ठिकाना है। इसको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका उद्धव ठाकरे की तरफ से डाली गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग के निर्णय का मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वापस ये लोग लौट आए। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार चलती रही, लेकिन बीच में विपक्षी एकता के सिरमौर शरद पवार
जो स्वयं को चाणक्य कहते हैं उनके लोग उनको चाणक्य कहते हैं, उनकी पार्टी टूट जाती है और 40 विधायकों को लेकर के जैसा दावा अजीत पवार का, वो चले जाते हैं एनडीए की सरकार में और जाकर के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह भी याचिका गई है अयोग्य ठहराने की विधानसभा के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास। इस पे फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन जो नोटिस दिया है 54 विधायकों को, इस पे फैसला आ जाएगा। और राहुल नार्वेकर ने जो बात कही, जो विधानसभा के अध्यक्ष है, कि क्रांतिकारी फैसला लेंगे, तो क्रांतिकारी फैसला क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि 54 के 54 को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जिसको कहा जाएगा तो बहुत क्रांतिकारी, फिर से चुनाव होगा उस जगह पे। बहुत सारे लोगों का यह भी कयास है कि चूंकि उनको वो अयोग्य ठहराने योग्य हैं, वो 54 के 54 विधायक, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को अपनी सरकार में शामिल किया है। भाई जब इस तरीके का इशारा मिलेगा राजनीति की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की बातें तो उठेंगी। हालांकि ये तो 7 दिन बाद ही पता चलेगा कि कौन सा क्रांतिकारी फैसला होता है। क्या सारे बहाल कर दिए जाएंगे कि ठीक है सभी विधायक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला उधर वाला? तो पूरा का पूरा विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या समझते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने एक बात और कही कि अभी तक शिवसेना के संविधान की, जो हर पार्टी का एक संविधान होता है, वो संविधान जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है जाकर के चुनाव आयोग के पास। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मुझे शिवसेना के संविधान की कॉपी मिल गई है, मैं उस संविधान को पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद उसके हिसाब से निर्णय करूंगा। शिवसेना का संविधान मैंने भी पढ़ा है। शिवसेना के संविधान में इतना झोल है कि उसको पढ़ने के बाद कोई ये कह ही नहीं सकता है कि पार्टी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। हालांकि चुनाव आयोग का एक अपना निर्णय आ चुका है, उस निर्णय को बदला नहीं जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ योग्यता और अयोग्यता पे फैसला देंगे। तो अगर अयोग्य ठहराए जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, तो फिर मसला पड़ेगा, फिर चुनाव आयोग में दोनों ही लोग जाएंगे और पूछेंगे कि भैया अब पार्टी किसकी और पार्टी का सिंबल किसका, और मामला हो सकता है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात तय है कि अभी कुछ दिन तक, महीने 2 महीने तक ये सब चलेगी, खींचतान, इधर उधर, आरोप प्रत्यारोप, ये सब सारी चीजें। उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र की यात्रा पे निकल गए हैं। आज एक मंदिर में गए थे, माता जी का मंदिर था, उसमें जाकर के उन्होंने कहा मैं कसम खाता हूं कि अमित शाह ने मुझसे कहा था कि 2.5 साल तुम मुख्यमंत्री रहोगे, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, ये वो अपना दुनिया भर की चीजें कह रहे हैं, इमोशनली अपना कर रहे हैं सब। जाहिर सी बात है उनकी पार्टी खत्म हो गई उनके क्रियाकलाप से, तो हम इमोशनली ही पब्लिक के बीच में जाएंगे, सीना ठोक के तो जाएंगे नहीं। इधर भाजपा को डर है कि सिंधे जो हैं वो क्या शिवसेना का उतना वोट ला पाएंगे कि 2024 का बेड़ा पार हो जाए, तो उसने अजीत पवार को भी अपनी तरफ मिला लिया। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस संभावनाओं में कब क्या कैसे हो जाएगा यह कुछ कहना मुश्किल है। दोनों तरफ के चाणक्य भिड़े, एक तरफ के चाणक्य एक बार भिड़े थे तो उन्होंने अलग कांड किया था, भाजपा के चाणक्य भिड़े तो इन्होंने अलग कांड किया। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए, वोट की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो यह बहुत कम संभावना है कि एनसीपी का वोट एनडीए की तरफ झुकेगा या आएगा, क्योंकि उधर शरद पवार भी जो है वो निकल गए हैं महाराष्ट्र की यात्रा पे। रीजन उसका मैं बताता हूं, क्योंकि नेताओं का गठजोड़ वोटरों का गठजोड़ नहीं होता है, बहुत बार, मैक्सिमम बार ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर अयोग्य ठहराए जाते हैं तब भी यह बात भाजपा के ऊपर ही आएगी कि भाजपा ने जानबूझ करके सिंधे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराया है और सिंधे को मुख्यमंत्री के पद से हटाया है। भाजपा और बुरे फंसेगी फिर। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। मैं वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो पब्लिक में परसेप्शन जाएगा, टेक्निकल तो अपनी जगह पे है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे होता है कब होता है। अब एक और खबर आ रही है, वो खबर और शॉकिंग है। सिंधे गुट के 15 विधायकों ने, अजीत पवार ने जिस दिन उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया उसी दिन उद्धव के साथ, उद्धव से फोन पे बात किया, उसके बाद गुपचुप तरीके से मिले भी हैं। तो क्या उन 15 विधायकों को यह डर है कि सिंधे की वजह से ऐसा होगा कि हम न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे अगर इधर रहते हैं तो? क्योंकि एनसीपी को लेकर के सिंधे का भी स्टैंड अब तक अलग रहा है, हालांकि स्टैंड तो भाजपा का भी अलग रहा है।
तो 15 विधायक अगर मिले हैं उद्धव ठाकरे से, ये बात सच है, तो जाहिर सी बात है कि वहां कुछ इस तरीके की बात हुई होगी या कुछ कुछ तो हुआ होगा। हालांकि राउत है ना, उनके जो बड़बोले नेता, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे नेता जो शिंदे गुट के हैं वो शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं। अगर ये सब चीज सही है, जैसा दिखाई दे रहा है, तब तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी दुर्गति होने वाली है 2024 तक। अगर ऐसा सही नहीं है, ये कयास है या कुछ लोगों के द्वारा उड़ाई गई अफवाहें हैं, तब तो सब बल्ले बल्ले, सब कुछ ठीक चल ही रहा है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। अब ये अफवाह देखिए कई सारी उड़ी कि शिंदे को हटाया जाएगा, केंद्र में लाया जाएगा, फिर हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में लाया जाएगा, फिर बहुत सारी बातें। अच्छा, नेता क्या होता है कि अपनी सत्ता जाते हुए जब देखता है, खासकर विधायक सांसद लेवल का, तो वो हर जगह हाथ पैर मारता है। तो क्या ये जो 15 विधायक उद्धव ठाकरे से मिले, हाथ पैर मारने की एक कड़ी है कि साहब इधर भी मिले रहो, उधर भी मिले रहो, जिधर मौका मिलेगा उधर निकल लेंगे हम लोग? या ऐसा लगता है कि शिंदे गुट के साथ वोटर नहीं है? इस बात को भाजपा भी भांप गई है और इस बात को शिंदे भी अच्छी तरीके से भांप गए हैं। तो शिंदे अजित पवार को बर्दाश्त कर रहे हैं सरकार में, और तो भाजपा बर्दाश्त कर रही है अजित पवार को लाकर के शिंदे को। तो खेल कुछ भी हो, अगले 14-15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से कुछ न कुछ बड़ा घटने जा रहा है, इस बात के संकेत पूरी तरीके से मिल रहे हैं। अभी तक सब कुछ बहुत ठीक लग रहा था, अभी तक सब कुछ बहुत सही लग रहा था, अचानक से बहुत सारी चीजें जो हैं वो खराब हो गई। तो महाराष्ट्र की राजनीति का खेल, महाराष्ट्र में एनसीपी का पॉलिटिकल क्राइसिस, इससे पहले शिवसेना का पॉलिटिकल क्राइसिस, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का ये बयान कि क्रांतिकारी फैसले लूंगा, उसके बाद उनके संविधान की प्रति मिलना, ये सब सारी चीजें संकेत दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी कुछ भी सेटल्ड नहीं हुआ है, सब कुछ अनसेटल्ड वे में। उधर ये हुआ, उधर एक खबर ये भी आई कि अजीत पवार गुट के, जो अजीत पवार के गुट में आए थे विधायक, उसमें से कुछ विधायक शरद पवार से मिले हैं और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, जो 15 विधायक उद्धव ठाकरे से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हमने ना आपके बारे में कुछ कहा, ना बाला साहब के बारे में कुछ कहा, ना हमने आपके बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ कहा, तो हमसे नाराज मत रहिए, हमको बताइए कि हमें क्या करना है। तो देखते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे रोचक तथ्य आने बाकी हैं। क्रांतिकारी फैसला कौन सा होगा तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्या वास्तव में शिंदे चले जाएंगे या शिंदे के जाने का कोई मतलब नहीं है? शिंदे ने अपने पार्टी का मीटिंग लेते हुए कहा भी हमारे हाथ पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हाथ है। तो क्या एक नई पॉलिटिकल क्लैश शुरू होने वाली है महाराष्ट्र के अंदर? देखेंगे, समझेंगे, बात और निकल करके आने दीजिए, फिर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर है, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। जय श्री राम।